हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बेटी फ्रीडन की इम्पोर्टेंट बुक द फेमिनाइन मिस्टिक की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस बुक में बेटी फ्रीडन ने हमें बताया है कि कैसे हमारा समाज औरतों से ये एक्सपेक्ट करता है कि औरतें घर पर ही रहेंगी, बच्चों और परिवार को संभालेगी और करियर नहीं बनाएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों में औरतें डिससेटिस्फाइड रह जाती हैं। वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती क्योंकि उनकी पहचान हमेशा के लिए खो जाती है। तो चलिए अब हम लोग इस वर्क के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये जो वर्क है द फेमिनाइन मिस्टिक, ये वर्क यूनाइटेड स्टेट्स में सेकेंड वेव फेमिनिज्म लाया था और ये W. नॉर्टन के द्वारा पब्लिश किया गया था फरवरी 1963 में। और तब ये जो बुक थी वो एक बेस्ट सेलर बन गई और इसके 1 मिलियन कॉपीज तब बिकी थी। और फ्रीडन ने इस बुक का इस्तेमाल किया है उस ज़माने में अमेरिका में जो ये सोच थी, शेयर्ड बिलीफ थी कि फुलफिलमेंट यानी जो सेटिस्फैक्शन है औरतों के लिए वो बस एक हाउसवाइफ बनकर या एक माँ बनकर ही आ सकता है। इस सोच को बेटी फ्रीडन ने चैलेंज किया और बताया कि एक हाउसवाइफ और मदर बनकर औरतें सेटिस्फाइड नहीं रह सकती हैं, वो नहीं रहती हैं सेटिस्फाइड, और कैसे उन्हें अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो फ्रेज़ है, ये वर्ड्स हैं फेमिनिन मिस्टिक, वो फ्रीडन ने ही इसका इस्तेमाल किया था पहली बार। और इन वर्ड्स का मतलब होता है वो अजम्पशंस, वो सोच जिसमें ये कहा गया है कि औरतें जो है वो अपने घर के काम से, घरेलू ज़िंदगी से, शादी से या सेक्सुअल लाइफ्स और बच्चों से सेटिस्फाइड हो जाती हैं, वो फुलफिल्ड हो जाती हैं और उन्हें बाहर काम करने की या अपना करियर बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। द प्रिवेलिंग बिलीफ वॉज दैट women who were truly feminine should not want to work। तो अमेरिका में उस ज़माने में ये एक सोच थी कि जो औरतें सचमुच फेमिनिन होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा जिनमें फेमिनिटी होती हैं, वो ऐसी औरतें होती हैं जिन्हें बाहर काम करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती और ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने का मन करता है या कोई पॉलिटिकल ओपिनियंस रखने का मन करता है। तो फ्रीडन ने ये प्रूव करना चाहा है अपने वर्क में कि कैसे औरतें अनसेटिस्फाइड थी, वो अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बता पाती थी और सिर्फ घरेलू काम करते ही रहना ये उनके लिए ठीक बात नहीं है और औरतों को भी हमें करियर बनाने का मौका देना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इस वर्क की समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। द फेमिनिन मिस्टिक बिगिंस विद एन इंट्रोडक्शन डिस्क्राइबिंग व्हाट फ्रीडन कॉल्ड द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम। तो जो फेमिनिन मिस्टिक बुक है वो एक इंट्रोडक्शन से शुरू होती है और उस इंट्रोडक्शन में फ्रीडन कहती हैं कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई नाम ही नहीं है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है 1950s और 1960s की, जब बहुत सारी औरतें एक दुखी जीवन बिता रही थी, वो अनहैप्पी थी। शी डिस्कसेस द लाइव्स ऑफ सेवरल हाउसवाइव्स फ्रॉम अराउंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो बेटी फ्रीडन ने अपने वर्क में यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारी हाउसवाइफ्स का जिक्र किया है जो अपनी लाइफ में खुश नहीं थी, अनहैप्पी थी, जबकि उनकी लाइफ में सब कुछ था, मटेरियल कंफर्ट, पैसा, दौलत, सब कुछ थी, बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। फिर फ्रीडन ने औरतों के मैगजीन्स और औरतों के एजुकेशन सिस्टम और एडवर्टाइजर्स पर भी क्वेश्चन उठाए हैं कि कैसे ये सभी लोग औरतों की एक गलत इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और इस तरह की इमेज वो बना देते हैं कि औरतों का तो काम ही है बस घर पर रहना, घरेलू काम करते रहना और हाउसवाइफ बनकर रहना। तो इस इमेज के जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स यानी कि जो बुरे इफेक्ट्स हैं, उनके कारण औरतें जो हैं वो कॉर्नर हो गई हैं डोमेस्टिक स्फीयर में, यानी वो बस घर के अंदर बंद होकर रह गई हैं और अपनी पहचान उन्होंने खो दी है। तो चलिए अब हम लोग इस बुक के फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया है। फ्रीडन पॉइंट्स आउट दैट द एवरेज एज ऑफ मैरिज वाज ड्रॉपिंग। तो वो कहती हैं कि किस तरीके से शादी की जो उम्र है, एवरेज एज, जिस उम्र पे लोगों की शादी होती है, खासतौर पे औरतों की, वो गिरती जा रही है और बहुत कम उम्र में ही औरतों की अब शादी कर दी जाती है। और इसी तरीके से जो औरतें कॉलेज जाती हैं वो औरतें अब कम होती जा रही हैं, बहुत कम औरतें ही कॉलेज जाती हैं या पढ़ाई करती हैं और जो बर्थ रेट है वो बहुत बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो अनहैप्पी वुमेन है
वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो वो कहती हैं कि किस तरीके से बहुत जल्दी ही औरतों की शादी कर दी जाती है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जबकि जो अमेरिका का कल्चर है वो कहता है कि औरतें बहुत ही फुलफिल्ड लाइफ जी रही हैं, बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ जी रही हैं, हाउस वाइफ बनकर, हाउस वाइफरी यानी कि हाउस वाइफ का काम करके वो बहुत खुश हैं, मैरिज में बहुत खुश हैं, शादी में बहुत खुश हैं। Although aware of and sharing this dissatisfaction, women in the 1950s misinterpreted it as an इंडिविजुअल प्रॉब्लम। तो औरतें इस डिससेटिस्फैक्शन के बारे में जानती थी कि वो दुखी हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था 1950s में कि ये उनकी खुद की प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, और वो इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूसरी औरतों के साथ शेयर नहीं करती थी। फिर चैप्टर 2 में फ्रीडन बता रही हैं कि कैसे मैगजीन्स के जितने भी एडिटोरियल डिसीजंस, मैगजीन को लिखने के जितने भी फैसले होते हैं, खासतौर पे औरतों के मैगजीन्स के, वो आदमी ही करते हैं। और आदमी ऐसा चाहते हैं कि उन मैगजीन्स में ऐसी खबरें छपे, ऐसी कहानियाँ और ऐसे आर्टिकल्स छपें जिनमें औरतों को बहुत खुश हाउसवाइफ्स दिखाया गया है। और जो लोग करियर बनाते हैं, यानी ऐसी औरतें जो करियरिस्ट हैं, यानी कि करियर बनाती हैं, उन्हें अनहैप्पी दिखाया गया है। तो मैगजीन्स में इसी तरह के आर्टिकल्स छपते हैं जहाँ पे हैप्पी हाउसवाइफ्स और अनहैप्पी करियरिस्ट को दिखाया जाता है। और इस वजह से एक फेमिनिन मिस्टिक का क्रिएशन होता है, यानी एक अजम्पशन का क्रिएशन होता है जहाँ पे लोग ये एज्यूम करने लगते हैं, औरतें ये एज्यूम करने लगती हैं कि अगर घर में रहेंगी हाउसवाइफ बनकर तो खुश रहेंगी और करियर को अपनाएंगी तो दुखी रहेंगी। तो फेमिनिन मिस्टिक वो आइडिया है जहाँ पे जो औरतें हैं वो ये सोच लेती हैं कि उन्हें अपनी जो ज़िंदगी है वो हाउसवाइफ और माँ बनकर ही गुजारनी चाहिए। फ्रीडन ऑल्सो स्टेट्स दैट दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू द 1930s। तो फ्रीडन कहती हैं कि 1930s से आज का जो समय 1950 और 60s का, ये बिल्कुल अलग है। वो कहती हैं कि 1930 में औरतों की मैगजीन में ऐसे आर्टिकल्स छपते थे जिसमें औरतों को बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाया जाता था, इंडिपेंडेंट दिखाया जाता था, और वो अपने करियर्स को अच्छी तरीके से संभाल रही हैं, ये सब दिखाया जाता था। फिर चैप्टर 3 में फ्रीडन अपने खुद के फैसले के बारे में बताती हैं कि कैसे उन्होंने भी समाज के सामने घुटने टेक दिए थे और वो चाहती तो बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन सकती थी, उनका एक बहुत अच्छा करियर चल रहा था साइकोलॉजी में, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया और वो अपने बच्चों को बड़ा करने में पूरी तरीके से लग गई। और वो बताती हैं कि उनकी तरह बहुत सारी औरतें इसी तरह के फैसले लेती हैं। बहुत सारी औरतें स्कूल छोड़ देती हैं शादी करने के लिए, पढ़ाई नहीं करती आगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक रुकेंगी या बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेंगी तो उन्हें एक अच्छा हस्बैंड नहीं मिल पाएगा। Friedan argues at the end of the chapter that although theorists discuss how men need to find their identity, women are expected to be autonomous। तो फ्रीडन कहती हैं चैप्टर के अंत में कि कैसे जो बहुत सारे थियरिस्ट हैं, थियरी बनाने वाले या फिलोसोफर्स हैं, वो ये डिस्कस करते हैं कि आदमियों को हमेशा अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत है, जबकि कोई औरतों के बारे में ऐसा नहीं कहता। तो औरतों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोनोमस रहने की ही ज़रूरत है। अगला चैप्टर 4 जिसमें फ्रीडन अमेरिकन फेमिनिस्ट के बारे में बात करती हैं, ऐसी औरतों के बारे में जो रूढ़िवादी और पुरानी सोच को तोड़ते हुए आगे बढ़ी। तो उन्होंने बताया है चैप्टर 4 में कि कैसे अमेरिकन फेमिनिस्ट ने इस अजम्पशन से लड़ाई की और बताया कि एक औरत का रोल बस एक बीवी या माँ बनना ही नहीं है। शी नोट्स दैट दे सिक्योर्ड इम्पोर्टेंट राइट्स फॉर वुमेन। तो ऐसी अमेरिकन फेमिनिस्ट ने औरतों के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई की, खासतौर पे एडुकेशन के राइट्स के लिए या करियर और वोटिंग के राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाई की। चैप्टर 5 में फ्रीडन बताती हैं जिनके पास खुद के पास उनके पास साइकोलॉजी की डिग्री थी, तो वो सिगमंड फ्रॉइड जो कि साइको एनालिसिस के फाउंडर थे, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उनको वो चैलेंज करती हैं और क्रिटिसाइज करती हैं, बुराई करती हैं, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी ही एक थियोरी में औरतों को बच्चों की तरह बताया था और कहा था कि औरतों में बचपना होता है और वो हाउसवाइफ बनना ही उनका नसीब है। तो इस चीज़ को बेटी फ्रीडन ने क्रिटिसाइज किया है, सिगमंड फ्रॉइड को, चैप्टर 5 में।
चैप्टर 6 में फ्रीडन फंक्शनलिज्म को भी क्रिटिसाइज करती हैं। तो फंक्शनलिज्म एक ऐसी सोच है, एक ऐसी थियरी है जिसमें ये बताया गया है कि सोसाइटी में हर चीज़ का, हर इंस्टीट्यूशन का एक काम होता है, एक फंक्शन होता है, और अगर कोई भी उसके हिसाब से काम नहीं करेगा तो सोसाइटी ठीक तरीके से नहीं चल पाएगी। तो फंक्शनलिज्म कहता है कि औरतों को अपने बायोलॉजिकल रोल्स के हिसाब से हाउसवाइफ और मदर ही बनना पड़ता है और पड़ेगा, नहीं तो सोशल बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन फ्रीडन कहती है कि ये अनप्रूवन है, ये कहीं पे प्रूव नहीं हुआ है कि अगर जो विमेन है, औरतें हैं, वो हाउसवाइफ और मदर के साथ साथ अपना करियर भी संभाल लेंगी तो सोशल बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वो कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि सोशल बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर औरतें अपना करियर बनाने लगेंगी। चैप्टर 7 में फ्रीडन औरतों की एडुकेशन को डिस्कस करती हैं कि कैसे 1940s से 1960s तक बहुत सारे औरतों के स्कूल्स ऐसे थे जो एकदम नॉन चैलेंजिंग क्लासेस, नॉन चैलेंजिंग चीज़ें पढ़ाते थे, जैसे कि मैरिज, फैमिली या घरेलू लाइफ कैसी होनी चाहिए, और वो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते थे जो चैलेंजिंग होता था या जिससे औरतें कॉन्फिडेंट बन सकती थी। तो उस ज़माने के यानी 40s से 60s तक का जो टाइम था, एडुकेटर्स फंक्शनलिज्म से प्रभावित थे और उन्हें ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा दिया गया औरतों को तो उनसे औरतों की जो फेमिनिटी है या नारित्व है वो स्पॉइल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो फ्रीडन सेज दैट दिस चेंज इन एजुकेशन अरेस्टेड गर्ल्स इन देयर इमोशनल डेवलपमेंट। फ्रीडन कहती हैं कि इस तरह की सोच की वजह से औरतों का और लड़कियों का इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। चैप्टर 8 में फ्रीडन बताती हैं कि कैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई या कोल्ड वॉर हुई तो जो अमेरिकन्स थे उनके अंदर डर बैठ गया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो अपने घर में ही खुश रह सकते हैं, अपने घर में कंफर्टेबल रह सकते हैं, और इसीलिए वो सारे अमेरिकन्स एक आइडियलाइज्ड होम लाइफ को क्रिएट करने लगे अपने मन में कि घर की जो लाइफ है यानी कि जो एक अच्छा जीवन होता है वो तभी हो सकता है जब जो फादर हैं वो ब्रेड विनर हो, यानी कि फादर बाहर काम करते हो और माँ हाउसवाइफ हो। तो इस तरह की सोच अमेरिकन्स के मन में आ गई थी वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर होने के बाद। और फ्रीडन बताती हैं कि कैसे बहुत सारे औरतों को अपने जॉब पे से निकाल दिया गया और भेदभाव होने लगा औरतों के साथ, खास तौर पे तब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और आदमी फिर से घर लौट आए तो आदमियों को वो जॉब दे दी गई, औरतों को काम पे से निकाल दिया गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। चैप्टर 9 में फ्रीडन बताती हैं कि कैसे जो एडवर्टाइजर्स हैं यानी किसी भी प्रोडक्ट का ऐड करने वाली जो कंपनीज हैं वो भी हाउसवाइफ्स को इनकरेज करती हैं कि आप ऐसा सोचो कि आप एक प्रोफेशनल हो और आपको हमारे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है घर में काम करने के लिए, और ताकि जो औरतें हैं वो उनके प्रोडक्ट्स खरीदते रहें और उनका प्रॉफिट बढ़ता रहे। और ये कंपनीज जो हैं ऐसी हाउसवाइफ्स को डिस्करेज करती हैं जो एक्चुअल करियर बनाना चाहती हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज जानती हैं कि अगर औरतें बाहर जाकर काम करने लगेगी तो उनके प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा और इसीलिए उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। इसलिए एडवर्टाइजमेंट भी इसी तरह का होता है कि औरतों को ही घर पे रह के हाउसवाइफ बनकर काम करना होगा। चैप्टर 10 में फ्रीडम इंटरव्यू करती हैं बहुत सारी हाउसवाइफ्स का और वो बताती हैं कि कैसे जो हाउसवाइफ्स हैं वो बिल्कुल भी बस एक हाउसवाइफ बनकर खुश नहीं है, दे आर नॉट फुलफिल्ड बाय देयर हाउसवर्क, लेकिन फिर भी वो एक्सट्रीमली बिजी हैं, दिन भर अपने घर का काम करती रहती हैं। तो फ्रीडन बताती हैं कि कैसे ये वो औरतें हैं जो अपने घर की जो ड्यूटीज़ हैं, काम है, उनको अनकॉन्शियसली स्ट्रेच करती रहती हैं, यानी कि जानबूझकर नहीं, अनकॉन्शियसली उसको स्ट्रेच कर देती हैं कामों को। जितना भी टाइम अवेलेबल होता है उसमें वो घर का काम ही करती रहती हैं, क्योंकि उसी सोच फेमिनिन मिस्टिक की वजह से वो औरतें ऐसा सोच रही होती हैं कि अगर वो अपने काम को जल्दी ख़त्म कर लेंगी तो उनकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो पूरे दिन बस उस काम को एक्सटेंड करके खींचतान करके उसी काम को करती रहती हैं दिन भर। चैप्टर 11 में फ्रीडन बताती हैं कि कैसे बहुत सारी जो हाउसवाइफ्स हैं वो फिज़िकल रिलेशंस बनाने में एक अपने आप की संतुष्टि ढूंढती हैं, क्योंकि वो शायद अपने घर के कामों और बच्चों में संतोष नहीं ढूंढ पाती हैं। तो शी नोट्स दैट सेक्स कैन नॉट फुलफिल ऑल ऑफ ए पर्सन्स नीड्स। तो फ्रीडन कहती हैं कि सिर्फ फिजिकल रिलेशंस बनाना एक इंसान की ज़रूरत नहीं हो सकती, और अगर सिर्फ उसी के बारे में आदमी सोचता रहेगा तो जो औरतें हैं
वो फिर इसीलिए दूसरों के साथ अफेयर वगैरह कर लेती हैं और वो असली मायने नहीं ढूंढ पाती ज़िंदगी के। चैप्टर 12 में फ्रीडन ने डिस्कस किया है कि कैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट खो देते हैं, उनकी इमोशनल ग्रोथ नहीं हो पाती और वो अपनी पहचान नहीं बना पाते, इसीलिए क्योंकि उनकी माँ कोई पहचान नहीं बना पाई होती, और ये भी एक साइड इफेक्ट है फेमिनिन मिस्टेक का। चैप्टर 13 में फ्रीडन डिस्कस करती हैं साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये बेसिकली एक पिरामिड की तरह है जिसमें अब्राहम मैस्लो ने बताया है कि जो सबसे नीचे की नीड्स होती हैं, हमारी सबसे नीचे की ज़रूरतें, वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, यानी कि भूख प्यास लगना या फिजिकल रिलेशन बनाना, ये सब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, यानी सबसे नीचे की नीड्स हैं। तो बेटी फ्रीडन कहती हैं कि अब्राहम मैस्लो ने ये जो पिरामिड बताया है, औरतें अभी भी सबसे निचले लेवल पर ही अटकी हुई हैं, वो अपनी फिजिकल नीड्स को ही फुलफिल कर रही हैं, वो उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रही। तो फ्रीडन कहती हैं कि वो जो औरतें हैं वो अपनी पहचान को सिर्फ सेक्सुअल रोल में ढूंढ रही हैं। तो फ्रीडन कहती हैं कि औरतों को मीनिंगफुल वर्क की ज़रूरत है, उसी तरीके से जैसे आदमियों को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ज़रूरत है, तो उस पिरामिड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर आता है। तो जैसे किसी आदमी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अपनी पहचान ढूंढने की ज़रूरत है, वैसे ही औरतों को भी सिर्फ निचले लेवल पे नहीं रहना है, उन्हें भी ऊपर आकर अपनी खुद की पहचान बनाकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ज़रूरत है। चैप्टर 14 फाइनल चैप्टर है इस बुक का, और उसमें फ्रीडन बहुत सारे केस स्टडीज़ बताती हैं, ऐसी औरतों के बारे में वो बता रही हैं जिन्होंने फेमिनिन मिस्टिक को तोड़ा और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव किया। तो बताती हैं कि कैसे औरतें अचीव कर सकती हैं अपनी लाइफ में कुछ। शी ऑल्सो एडवोकेट्स अ न्यू लाइफ प्लान। तो वो कहते हैं कि कैसे औरतों को एक नया लाइफ प्लान बनाना चाहिए और उन्हें कभी भी हाउसवर्क, अपने घर के कामों को करियर नहीं बनाना चाहिए, और सिर्फ शादी और माँ बनने में ही पूरा संतोष नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि मीनिंगफुल वर्क ढूंढना चाहिए जिसमें उनकी पूरी मेंटल कैपेसिटी यूज़ हो। फिर वो अपनी बुक को एंड करती हैं जहाँ पे वो कहती हैं औरतों से कि औरतों को खूब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, मीनिंगफुल वर्क ढूंढना चाहिए, जिसके ज़रिए वो फेमिनाइन मिस्टेक से बाहर आ पाएंगी। सो आई होप आपको ये वर्क अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।